अधिकारी हैं उनके जो नाम है उनमें से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको देखने वाली नजर होनी चाहिए और देखने वाली जो है निगाह होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहीं से ही इसके आंसर पता चल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम गुप्त काल के समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि उस समय कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे जो अलग अलग विभागों पर नियुक्त थे, भूमि अनुदान प्रथा क्या थी, राजस्व प्रशासन क्या था, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से। तो गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने कई कई उपाधियां धारण की हुई थी, जैसे गुप्त शासक, गुप्त शासकों ने कई कई उपाधियां धारण की हुई थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, तथा परमेश्वर, ठीक है। तो जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने कई कई उपाधियां जो है धारण की हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये उपाधियां हैं, उपाधियां। तो जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर नाम की जो उपाधियां थी यह धारण की हुई थी। और जो गुप्त वंश के शासक थे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी तुलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी तुलना जो है वह इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के साथ की, कुबेर, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है जो कि गुप्त वंश का शासक है, ठीक है, उसने अपनी जो तुलना थी, अपना जो कंपैरिजन था वह किस किस से किया था, इंद्र देवता से, वरुण देवता से, यम देवता से और कुबेर जी से, ठीक है। तो उसने अपनी जो तुलना है, मतलब वो खुद को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है खुद को मतलब इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के समान समझता था, बराबर समझता था, ठीक है। उसके बाद है क्योंकि उस समय यानी कि गुप्त शासक के समय में जो है एक नई प्रवृत्ति सामने आई थी, यानी कि एक जो नई प्रथा थी वह सामने आई थी कि एक ही व्यक्ति को जो है अलग अलग पदों पर नियुक्त किया जाता था, यानी एक ही व्यक्ति अलग अलग जो है पोस्ट पर जो है बिठाया जाता था, ठीक है। उसे एक ही व्यक्ति को अलग अलग पोस्ट जो है नियुक्त की जाती थी, ठीक है। जैसे कि प्रयाग प्रस्ती, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी था, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी भी है और एक लेखक भी है जिसने प्रयाग प्रस्ती लिखी थी। तो जो हरिसेन है उसने जो है उसे 3 पोस्ट पर बिठाया गया, 3 पदों पर उसे नियुक्त किया गया था। वह कौन कौन से थे? कुमारादित्य, महादंडनायक, संधि विग्रह हिका, ठीक है। तो यानी जो कुमारादित्य था, जो हरिसेन था, जो लेखक है प्रयाग प्रस्ती का, ठीक है, जो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि भी है। तो जो हरिसेन है, ठीक है, उसे 3 पोस्ट पर बिठाया गया था, 3 अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया था। एक तो कुमारादित्य, कुमारादित्य की पोस्ट पर उसे नियुक्त किया गया था। कुमारादित्य जो है कौन सी पोस्ट होती है? यह सर्वोच्च, सर्वोच्च
प्रशासनिक अधिकारी होता है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन की देखरेख करता है। उसके बाद है महादंडनायक। महादंडनायक कौन होता है? जो कि देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है दंड। दंड का मतलब जो दंड देता है। दंड कौन देता है? न्यायालय, यानी कि जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है, वही दंड देता है ना। ठीक है, तो ये महादंडनायक की पोस्ट पे भी जो है नियुक्त था, यानी कि न्यायालय न्यायाधीश भी था, ये एक जज का काम भी करता था, यानी कि दंड देने का काम भी करता था। ठीक है, उसके बाद है संधि विग्रह का। देखो इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि जो संधि है, संधि का मतलब क्या होता है? समझौता। ठीक है, यह युद्ध और शांति का अधिकारी था। युद्ध और शांति का अधिकारी। ठीक है, संधि विग्रह का, संधि का अर्थ क्या होता है? समझौता करना। अगर युद्ध होता है दो धीरों में, ठीक है, अगर युद्ध जो है बहुत लंबा चलता है या कोई रिजल्ट नहीं निकलता, तो ऐसी कंडीशन में जो है दोनों वर्ग के, जो दोनों टीम्स के जो लोग होते हैं, वे क्या करते हैं? वह एक समझौता कर लेते हैं। समझौता का अर्थ क्या है? संधि। ठीक है, तो वह एक समझौता करते हैं जिसके दौरान जो है अगर नुकसान होता है तो दोनों को होता है, अगर फायदा होता है तो दोनों को होता है। मतलब अगर किसी इलाके पर उन्होंने विजय प्राप्त करनी होती है, किसी इलाके पर उन्होंने अधिकार प्राप्त करना होता है, ठीक है, तो वो दोनों 50-50, मतलब हर चीजों को 50-50 कर लेते हैं, यानी कि समझौता कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो संधि, इससे आपको पता चल रहा है कि संधि यानी कि युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। ठीक है, तो यानी कि युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। अगर युद्ध होता था, उसे किस प्रकार से शांति में जो है कन्वर्ट करना, किस प्रकार से बदलना है, उस चीज का अधिकारी होता था। ठीक है, उसे कहते थे संधि विग्रही का। ठीक है, तो हरिसेन जो मतलब एक दरबारी कवि भी है समुद्रगुप्त के समय का, और एक लेखक भी है जिसने प्रयागप्रस्ती लिखा था। ठीक है, तो उसे 3 पोस्ट पे जो है नियुक्त किया गया था, कुमारादित्य, महादंडनायक और संधि विग्रही का। आगे है जो गुप्त साम्राज्य था उसका विभाजन जो है, उसका जो बंटवारा जो है प्रांतों में किया गया था। गुप्त साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। नगर परिषद नगर परिषद के प्रधान यानी प्रमुख को नगरपति नगरपति कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में नगर पालिका के प्रधान को पुस्तपाल कहा जाता था। ठीक है, सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था। ठीक है, न्याय 4 वर्गों में विभाजित था। कुल का न्यायालय, राजा का न्यायालय, पुंग का न्यायालय, श्रेणी का न्यायालय।
उस समय गुप्त साम्राज्य का विभाजन जो है प्रांतों में किया गया था, यानी गुप्त साम्राज्य का जो बंटवारा है, ठीक है, उसे अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था ताकि उसकी सही देख रेख हो सके। नगर परिषद के जो प्रमुख था, यानी नगर परिषद का जो प्रधान होता था उसे नगरपति कहा जाता था। नगर पालिका का जो प्रधान होता था उसे पुस्तपाल कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो है आते हैं एग्जाम में कि नगर परिषद के प्रमुख को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, आपको पता होना चाहिए कि नगरपति कहा जाता था। और नगर पालिका के प्रधान को जो है गुप्त काल में क्या कहा जाता था, पुस्तपाल। सम्राट जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, जो कि न्याय करता था, सबसे ऊंचा जो है सम्राट ही होता था। ठीक है, 4 वर्ग में जो है न्याय के जो प्रकार थे, यानी न्याय 4 वर्गों में विभाजित था। 4 प्रकार से न्याय दिया जाता था, कुल का न्यायालय, राजा का न्यायालय, पुंग का न्यायालय और श्रेणी का न्यायालय। आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल के समय में 4 प्रकार के न्याय होते थे, राजा का न्याय, श्रेणी का न्याय, पुंग का न्याय और कुल का न्याय। जो राजा का न्याय था उसमें राजा न्याय करता था। जो श्रेणी का न्याय था उसमें देखा जाता था कि कौन सी श्रेणी के, कौन से वर्ग के लोग हैं, यानी कौन सी जात से संबंधित लोग हैं जिनको न्याय देना है। ठीक है, तो उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग ही जो है उन्हें न्याय दिया जाता था। उसके बाद है कुल का न्याय और पुंग का न्याय। जो कुल और पुंग का न्याय है, कुल तो स्मृति ग्रंथ में कुल और पुंग का उल्लेख किया गया है, यानी कि जिक्र किया गया है। तो स्मृति ग्रंथ क्या है? स्मृति ग्रंथ कुछ ग्रंथ हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ स्मृतियां हैं, उस प्रकार के कुछ ग्रंथ हैं अलग अलग। ठीक है, तो मतलब ये जो ग्रंथ हैं उनमें जो है स्मृति ग्रंथों में जो है कुल और पुंग वर्ड का जो है उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या होता था, यानी कि ये कुल और पुंग वर्ग के जो लोग होते थे ये क्या करते थे, तो यह अपने सदस्यों में से भी इनके जो पुंग और कुल जो वर्ग था, इसके जो मेंबर्स होते थे, जो सदस्य होते थे, उनमें जो विवाद होता था, ठीक है, तो उन विवादों का निपटारा करते थे अपने सदस्यों में ही विवादों का निपटारा करते थे। ठीक है, तो जो स्मृति ग्रंथ है इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पहले ही जो वीडियो अपलोड्स की हुई है सोर्सेज ऑफ एशियन हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग मैंने पार्ट्स जो हैं इसके अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर पहले उन्हें देख सकते हैं, तो आपको ये चीजें ब्रीफली समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो जो स्मृति ग्रंथ है ये अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है, जैसे नारद स्मृति होगी, ठीक है, पाराशर स्मृति, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इस प्रकार की कुछ स्मृतियां हैं, कुछ ग्रंथ है। ठीक है, उनमें जो है कुल और पुंग जो है इसका उल्लेख किया गया है, इसका जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह जो है अपने सदस्य के जो मेंबर होते थे उनमें अगर कोई विवाद होता था, कोई लड़ाई झगड़ा होता था, तो उसका निपटारा जो है करते थे। ठीक है, और एक चीनी यात्री है जिसका नाम है फाहियान, चीनी यात्री फाहियान। जो चीनी यात्री फाहियान है के अनुसार, तो फाहियान के अनुसार गुप्त काल में दंड विधान, यानी कि जो दंड विधान थे कठोर नहीं थे, यानी कि जो सजाएं थी वह सख्त नहीं दी जाती थी, बिल्कुल भी कठोर दंड नहीं थे उस समय के। पाहियान जो चीनी यात्री है उसने इस बात का वर्णन किया है कि गुप्त काल के समय में जो दंड थे, ठीक है, अगर कोई अपराधी अपराध करता था तो उसका जो दंड था वह कठोर नहीं थे। ठीक है, और मृत्यु दंड तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था गुप्त काल के समय में। और उस समय में ज्यादातर जो दंड है वह जुर्माने के तौर पे दिया जाता था। ठीक है, जुर्माने के तौर पर दंड दिया जाता था। आगे हम पढ़ते हैं
गुप्त काल के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, और वह अधिकारी कौन कौन से विभागों के अधिकारी होते थे, इसी के बारे में। तो पहला अधिकारी था कुमारामात्य। कुमारामात्य, कुमारामात्य जो है यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। ये जो कि प्रशासन की देखरेख करता था, ठीक है। प्रशासन जो राज्य महल है उसमें भी राजा की सहायता करता था। नंबर 2 पे है महादंडनायक। महादंडनायक, अब दंड देने का काम कौन करता है? जो न्यायाधीश है यानी कि जो जज है वही करता है। तो उस समय में जो महादंड, ठीक है, दंड देने का जो कार्य करता था उस अधिकारी को कहा जाता था महादंडनायक, ठीक है। तो ये क्या करता था? इसका डिपार्टमेंट था न्यायालय, ठीक है। तो यह न्यायालय यानी कि न्याय देता था, और उस जो न्याय देता था उस अधिकारी को महादंडनायक कहा जाता था। इनके नाम से ही आपको बीच में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है संधि विग्रहिका। संधि विग्रही का, संधि विग्रहिका। अब देखिए इसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा। जो संधि है, संधि का अर्थ क्या होता है? समझौता, ठीक है। युद्ध और शांति, युद्ध और शांति स्थापित करने वाला अधिकारी, ठीक है। जब कभी भी युद्ध होता था तो युद्ध के समय कभी ऐसा भी होता था कि जो दोनों टीम्स हैं युद्ध में, ठीक है, तो उन दोनों टीम्स जो हैं उन दोनों में जब युद्ध होता है तो दोनों बराबर की टक्कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, मतलब जीत और हार का फैसला नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, ठीक है। तो समझौते के दौरान क्या है कि अगर 50% उन्हें लॉस होता है एक टीम को, तो दूसरी टीम को भी उतना ही लॉस होगा। अगर 50% उन्हें फायदा होता है तो दूसरी टीम को भी उतना ही होगा। तो यानी कि एक तरह से वो समझौता कर लेते हैं और बराबर बराबर जो है 50-50, मतलब इस तरह से पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं संधि करना, यानी कि समझौता करना। जब युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकलता तो शांति की स्थिति को देखते हुए, शांति स्थापित करते हुए एक संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो ऐसे अधिकारी को जो कि शांति स्थापित करता हो, संधि करता हो, तो ऐसे अधिकारी को क्या कहा जाता था? संधि विग्रही का, ठीक है। 4th है भंडागाराधिकृत। भंडागाराधिकृत, अब इसके नाम से भी आपको पता चल जाएगा। भंडा, भंडा का मतलब है भंडागार। भंडागार का अर्थ क्या हो गया? भंडार किसी चीज का, ठीक है। तो किस चीज का भंडार? पैसे का भंडार, ठीक है। तो जो राजकोष का अधिकारी था यानी राजा का जो खजाना था, कोष का मतलब होता है खजाना, ठीक है। जो राजकोष का अधिकारी था, राजा का जो खजाना था उसका जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? भंडागारिक, ठीक है, क्योंकि उसके पास भंडार होता था। किस चीज का? खजाने का भंडार, ठीक है। मतलब जो है भंडागारिक को ये डिपार्टमेंट दिया गया था। उसके बाद है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत जो है इसमें ये जो अधिकारी था महाबलाधिकृत, ठीक है। अब जो बल है सबसे ज्यादा महाबल, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बल किसके पास है? सेनापतियों के पास होगा, ठीक है, जो सेना की अगुवाई कर रहा है, ठीक है। जो सैनिक वर्ग के लोग थे उनकी जो अगुवाई करता, उनका मेन लीडर, उनका जो नेता है उसे हम सेनापति कहेंगे, ठीक है। तो वही सबसे ज्यादा महाबल अधिकृत होगा, यानी कि महाबल, सबसे बल का मतलब क्या होता है? ताकत, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उसके पास ताकत होती थी, तो वह कौन था? सेनापति, ठीक है, जो सेना की अगुवाई करता था। महाबल अधिकृत का मतलब जो अधिकारी है, ठीक है, वह सेना की अगुवाई करता था। उसके बाद है चार्ट। जो चार्ट था ये क्या थे? साधारण सैनिक होते थे, ठीक है, साधारण
सैनिक होते थे। नेक्स्ट है भट्ट। भट्ट कौन होते थे? पुलिस कर्मचारी। पुलिस कर्मचारियों को भट्ट कहा जाता था। ठीक है। भट्टा शवपति। अब जो भट्टा शवपति है, देखिए इसमें लिखा हुआ है शवपति। आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द किए होंगे, +2 में भी होते हैं, BA में भी होते हैं, जिन बच्चों ने हिंदी ली होती है, लेकिन +2 में 10th में आपने किए होंगे हिंदी में पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो उसमें जो है अशव भी होता है। जो घोड़ा होता है, ठीक है, उसका पर्यायवाची जो है अशव भी होता है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो है शव यानी कि भट्टा शवपति, तो यहाँ पर जो शव वर्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब जो है घोड़ा होता है, यानी कि आ की मात्रा जो है यानी अशव। अशव होता है ना उसका मीनिंग, ठीक है, तो घोड़े का मीनिंग, तो यहाँ पे आ की मात्रा ट को लगा हुआ है, यानी कि तो अशव वर्ड यहाँ से निकल रहा है। तो यानी कि जो घोड़े का प्रधान होता था, घोड़े की जो सेना होती थी उसका जो प्रधान होता था उसे क्या कहा था? भट्टा शवपति। तो यानी कि आपके ये जो साइड में प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके जो नाम है उनमें से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। सिर्फ आपको देखने वाली नजर होनी चाहिए और देखने वाली जो है निगाह होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहीं से ही इसके आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, भट्टा शवपति, तो यानी कि आ की मात्रा यानी अशव होता है, इसका मीनिंग घोड़े का मीनिंग अशव होता है। ठीक है, तो जो अ की मात्रा है ये ट को लगी हुई है और शव का जो वर्ड है ये यहाँ पर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर अशव जो शब्द है, घोड़ा जो शब्द है वह छिपा हुआ है। ठीक है, तो आपको अपनी नजर से कहीं ना कहीं जो है इनके आंसर इनमें से ही आपको बारीकियों से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इनको गहराइयों से इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली इनको याद कर लेंगे। तो भट्टा शवपति का मतलब क्या होता है? जो घोड़े का प्रधान अधिकारी होता था उसे कहा जाता था। ठीक है, घोड़े का प्रधान अधिकारी, यानी कि जो घोड़े वाली सेना होती थी, ठीक है, उसका भी तो कोई अधिकारी होगा ना। अब है प्रतिहार। प्रतिहार, प्रतिहार क्या होता था? अंतपुर का रक्षक, अंतपुर का रक्षक। अब इसमें भी देखिए आप प्रतिहार, प्रतिहार क्या होता था? अंतपुर का रक्षक। ठीक है, अंत का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पर अंत का मतलब है अंदर। ठीक है, तो किस चीज के अंदर? राजमहल के अंदर। राजमहल के अंदर का रक्षक। ठीक है, जो राजमहल के अंदर रक्षा करता था राजमहल की, तो उसे क्या कहा जाता था? प्रतिहार। ठीक है, और वह अंतपुर का रक्षक होता है, यानी कि अंत का मतलब यहाँ पर हुआ है अंदर का रक्षक, यानी राजमहल के अंदर का जो अधिकारी होता था, जो राजमहल की क्या करता था? मतलब रक्षा करता था, उसे कहा जाता था। उसके बाद है महाप्रतिहार। अब आपको प्रतिहार याद हो गया, तो महाप्रतिहार याद करना बहुत इजी है। ठीक है, प्रतिहार का मतलब है अंतपुर का रक्षक, यानी राजमहल के अंदर का रक्षक। अब जो महाप्रतिहार है इसका मतलब क्या हो गया? राजमहल के बाहर का रक्षक। ठीक है, राजमहल के बाहर का रक्षक, जो राजमहल की बाहर से रक्षा करता था उसे कहा जाता था महाप्रतिहार। ठीक है, उस अधिकारी को। नेक्स्ट है महापिलपति। महापिलपति किसे कहा जाता था? जो गज सेना का प्रधान होता था। गज का मतलब क्या होता है? हाथी, जो हाथियों की सेना होती थी। ठीक है, गज सेना का प्रधान उसे कहा जाता था महापिलपति। ठीक है, नेक्स्ट है रण भंडागारिक। रण भंडागारिक, अब रण का मतलब क्या होता है? युद्ध भूमि, जहां पे युद्ध होता है। ठीक है, भंडा, भंडा का मतलब क्या होगा? भंडागार, तो जहां पे भंडार है किस चीज का? खाने पीने का। ठीक है, तो जो रणभूमि है यानी कि युद्ध में मैदान में जो अधिकारी
रसद का यानी खाने पीने की जो सामग्री है उसका प्रबंध करता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? रण भंडागारिक। ठीक है, देखिए इनके नाम से ही अगर आप बारीकियों से देखें तो इनके अंदर ही इनके आंसर छुपे हैं, रण भंडागारिक। रण का अर्थ हो गया युद्ध भूमि, ठीक है, युद्ध, और भंडागार का अर्थ क्या हो गया? भंडार। किस चीज का भंडार? रसद का भंडार। तो यानी कि युद्ध में रसद सामग्री का प्रबंध करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट है अक्षपाटलिक। अक्षपाटलिक, अक्षपाटलिक क्या होता था? इसमें भी देखिए जो अक्ष वर्ड है, अक्ष का मतलब अक्षर, ठीक है, तो अक्षर तो वही लिखेगा जिसे लिखना पढ़ना आता होगा, ठीक है। तो जो लेखाधिकारी है, लेखाधिकारी जो लेखे जोखे का काम करता था, लिखत पढ़त का काम करता था, ठीक है, मतलब सारा जो है लिखने का जो डिपार्टमेंट था वह उसी का था। लेखाधिकारी मतलब कितना आमदन हो रही है, कितनी खर्च हो रही है, ठीक है, लिख के मतलब वो एज अ प्रूफ अपने पास रखता था, उसे लेखाधिकारी को क्या कहा जाता था? अक्षपाटलिक। ठीक है, तो यहाँ पर अक्ष का मतलब क्या हो गया कि जो अक्षर, मतलब अक्षर का ज्ञान तो उसे होगा जिसे पढ़ना लिखना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, तो वह लेखाधिकारी था। उसके बाद है दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो दंडपाशिक, दंड कौन देता है? पुलिस देती है, ठीक है, तो दंडपाशिक जो है किसे कहा जाता था? पुलिस विभाग को, के जो अधिकारी होते थे उसे कहा जाता था, ठीक है, जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी कि सबसे हेड, मेन हेड। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। जो कुमारा मत्ते हैं, कुमारा मत्ते जो है यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो कि प्रशासन की देखरेख करता था, प्रशासन के कार्यों में राजा की मदद करता था। महादंड नायक, यहाँ पर दंड कौन देता है? ठीक है, दंड देने का काम किसका होता है? न्याय का, मतलब जो न्यायालय होती है, कोर्ट होती है, उसी का काम होता है, ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट था ये न्यायालय का डिपार्टमेंट था, इसमें जो है दंड दिया जाता था। संधि विग्रहिका, संधि, संधि का अर्थ क्या होता है? शांति स्थापित करना, यानी कि समझौता करना। अगर युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं निकलता दोनों टीम्स में, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जो है समझौता करवा दिया जाता था दोनों टीम्स में, दोनों युद्ध में जो भूमि में भाग लिए हुए हैं, ठीक है, तो संधि उसे कहते हैं, समझौते को। तो संधि विग्रही का युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। उसके बाद है भंडागार अधिकृत। भंडार, भंडार मतलब भंडागार, किस चीज का भंडार? राजकोष, यानी राजकोष में जो है खजाना होता था, राजा के महल में जो खजाना होता था उसका मेन अधिकारी होता था, क्योंकि इस चीज का जो है मतलब कार्य करता था कि इतना खजाना आ रहा है, कितना जा रहा है, इस चीज का पूरा जो रिकॉर्ड था उसके बाद होता था। उसके बाद है महाबलाधिकृत। महाबलाधि, अब बल किसके पास है? ज्यादातर पावर किसके पास है? सेनापतियों के पास, ठीक है, जो सेनापति होते थे वे सेना की अगुवाई करते थे, ठीक है। उसके बाद है चार्ट। चार्ट किसे कहा जाता था? सैनिक, जो साधारण सैनिक होते थे, आम सैनिक होते थे, उन्हें चार्ट कहा जाता था। और उसके बाद है भट्ट। भट्ट किसे कहा जाता है? पुलिस कर्मचारियों को। भट्टा शवपति, अब इसे आप देखिए कि जो भट्टा शवपति है, यानी कि जो अशव वर्ड है वो यहाँ पर छिपा हुआ है। शव तो हमने देख लिया, ठीक है, जो अ वर्ड है यहाँ पर अ की मात्रा लिखी है, तो यानी कि भट्टा शवपति जो है इसका अर्थ क्या होता है? भट्टा, जो अशव वर्ड है इसका मतलब घोड़ा भी होता है, तो यानी कि घोड़े का प्रधान अधिकारी होता था, जो घोड़े की सेना का अधिकारी होता था, मेन हेड, ठीक है, तो जो अशव होते थे युद्ध में, ठीक है, उसकी देखरेख करता था, तो उसे भट्टा शवपति कहा जाता था। उसके बाद है प्रतिहार। प्रतिहार किसे कहा जाता है? प्रतिहार अंतपुर का रक्षक। अंतपुर मतलब अंदर का रक्षक, किस चीज का? अंदर, राजमहल के अंदर का जो रक्षक होता था, जो राजा के महल की रक्षा करता था, उसे क्या कहा जाता था? प्रतिहार। उसके बाद है महाप्रतिहार। तो प्रतिहार, अगर आपको प्रतिहार याद हो गया तो महाप्रतिहार याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये अंदर का, राजमहल के अंदर का रक्षक होता था और ये राजमहल के बाहर का रक्षक होता था, ठीक है। उसके बाद है महापिलपति। यह गज यानी हाथियों की सेना का प्रधान होता था, महापिलपति, ठीक है। उसके बाद है रण भंडागारिक। रण का मतलब युद्ध भूमि, ठीक है, रण का मतलब युद्ध हो गया। और उसके बाद है भंडागारिक, किस चीज का भंडार? युद्ध में रसद सामग्री का भंडार, यानी कि जो खाने पीने की सामग्री है उसका जो प्रबंध करने वाला अधिकारी है उसे क्या कहा जाता?
रणभंडागारिक। उसके बाद है अक्षपाटलिक, जिसे अक्षर का ज्ञान होता था, ठीक है, जो लिखने पढ़ने का काम करता था राजा के महल में, उसे क्या कहता था, लेखाधिकारी, यानी कि अक्षपाटलिक। उसके बाद है दंडपाशिक। दंडपाशिक किसे कहता था, यानी कि जो दंड है वो कौन देता है, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, तो पुलिस विभाग भी देते हैं। तो आपको आई थिंक इतना याद हो गया, पढ़ते पढ़ते ही याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं भूमि अनुदान प्रथा के बारे में। भूमि अनुदान प्रथा क्या थी? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, दान, ठीक है। दान का मतलब क्या होता है, किसी को दान देना। क्या दान देना, यहाँ पर लिखा हुआ है भूमि, ठीक है, यानी कि भूमि दान देने की प्रथा। तो ये भूमि दान देने की जो प्रथा थी उस समय में प्रचलित थी, और यह प्रथा सातवाहन वंश के जो शासक थे उसी समय से शुरू थी, यानी सातवाहन काल से, सातवाहन काल से ये प्रथा जो है प्रचलित थी, यानी शुरू हुई। और गुप्त वंश के जो शासक थे, ठीक है, उस समय में भी ये प्रथा उस समय मौजूद थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो जो गुप्त वंश से रिलेटेड है उसमें भी डिस्कशन किया था कि जो गुप्त वंश का प्रथम शासक है श्रीगुप्त, ठीक है, उसने भी जो है एक मंदिर के निर्माण के लिए जो है मृग शिखावन में, जो कि सारनाथ के निकट है, वहां मंदिर के लिए जो है 24 गांव की जो भूमि है वह दान में दी थी, ठीक है। जो श्रीगुप्त है, फॉर एग्जाम्पल जो श्रीगुप्त है, जो कि गुप्त वंश का प्रथम शासक है, उसने भी जो है मृग शिखावन में, मृग शिखावन में एक मंदिर के निर्माण के लिए 24 गांव की भूमि, 24 गांव की भूमि दान में दी थी, ठीक है। तो यानी कि ये प्रथा जो है सातवाहन काल से शुरू हुई थी। जो सातवाहन शासक थे, ठीक है, सातवाहन काल के जो राजा हुए थे उस समय से यह प्रथा जो है शुरू हुई भूमि को दान देने की। और गुप्त वंश के जो शासक थे उस समय में भी ये प्रथा जो है प्रचलित थी, ठीक है। जो शासक वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग यानी कि जो राजा थे, वह मंदिर के निर्माण के लिए या फिर किसी ब्राह्मण को जो है ये भूमि दान में देते थे। तो ये जो भूमि थी, यानी कि जो भूमि अनुदान प्रथा, यानी कि ये जो भूमि थी ये किस किस को दी जाती थी, या तो ये मंदिर, मंदिर के लिए, या फिर ब्राह्मण, या फिर जो ब्राह्मण होते थे उनके लिए जो है भूमि दान में दी जाती थी। इन दो वर्ग, यानी कि या तो फिर मंदिरों के लिए या फिर जो है ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, भूमि दान में दी जाती थी। और भूमि दान देने का मकसद क्या होता था, इसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य शैक्षिक या धार्मिक कार्यों के लिए। जो शासक वर्ग के लोग थे वह भूमि को दान में क्यों देते थे, इसके दो ही मकसद होते थे। एक तो शैक्षिक, यानी कि शिक्षा से संबंधी, जो भूमि दान में दी जाती थी वहां पर कोई स्कूल या विश्वविद्यालय या विद्यालय खोला जाता था, ठीक है। और जो दूसरा मकसद क्या था, धार्मिक, यानी कि यहाँ पर कोई मंदिर का निर्माण किया जाता था, ठीक है, तो धर्म से रिलेटेड जो है। तो इन दो मकसद के लिए जो है ये भूमि जो है दान में दी जाती थी। देखिए इस टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, भूमि अनुदान प्रथा, ठीक है। प्रथा का अर्थ तो ये होता है जो प्रचलन में होती है, ठीक है। अनुदान, तो दान का मतलब क्या हुआ, किसी को दान देना, ठीक है। भूमि का मतलब क्या है कि भूमि, भूमि मतलब जमीन दान में देना। तो जमीन दान में देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट शासक है जो गुप्त वंश का, उसने जो है 24 गांव की भूमि दान में दी थी एक मंदिर के निर्माण के लिए, ठीक है। अगर जो फर्स्ट शासक है उसने एक मंदिर के निर्माण के लिए 24 गांव की भूमि दान में दी थी, तो उसके बाद के जो शासक आए थे तो उन्होंने भी अपने समय में जो है
कुछ न कुछ दान दिया होगा, उन्होंने भी अपने समय जो है भूमि को दान दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो गुप्त वंश के जो शासक हैं, गुप्त कालीन गुप्तकालीन गुप्तकालीन शासन के प्रमुख विभाग। तो जो गुप्तकालीन शासन के प्रमुख विभाग थे, यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे, वो कौन कौन से थे? राजस्व विभाग, सेना विभाग, न्याय विभाग, और चौथा था लोकोपकारी कार्य विभाग। और जो 5th नंबर पे है वह है आरक्षी विभाग। आरक्षी का अर्थ होता है पुलिस। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो सातवाहन काल था, ठीक है, उसमें भूमि अनुदान देने की प्रथा जो प्रचलन हुई थी, यानी भूमि को दान देने की जो शुरुआत है वह सातवाहन काल के जो शासक थे उस समय से शुरू हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये गुप्त काल में भी जो है चलती रही थी। गुप्त शासक जो हुए थे, गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था जिसका नाम था श्रीगुप्त, उसने भी जो है मृगशिखा वन में एक मंदिर के निर्माण के लिए जो है 24 गांव की भूमि को दान में दिया था। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है जो गुप्त वंश से रिलेटेड है उसमें इस बात का जिक्र किया है, आप जाके पहले उन्हें देख सकते हैं। अगर आप पहले जाके मेरी गुप्त वंश के जो रिलेटेड वीडियो उन्हें देखेंगे तो आपको ये ब्रीफली समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और जो भूमि दान है ये किस किस को दिया जाता था? ये एक मंदिर के निर्माण के लिए जो है दिया जाता था, और ब्राह्मण वर्ग के लोगों के लिए दिया जाता था। ठीक है, और इसका मकसद क्या था, यानी भूमि दान में क्यों देते थे जो शासक वर्ग के लोग होते थे? इसका मकसद था, यानी उद्देश्य था शैक्षिक और धार्मिक, यानी कि अगर कोई स्कूल या विश्वविद्यालय या विद्यालय जो है उस स्थान पर जो है खुलवाना होता था, या फिर कोई धार्मिक मतलब कोई मंदिर का निर्माण करवाना होता था, तो उसके लिए ही ये भूमि जो है इस्तेमाल की जाती थी, उपयोग की जाती थी। और इस भूमि पर कोई टैक्स नहीं होता था। जो राजा था, शासक वर्ग के लोग थे, अगर भूमि को दान में देते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लेते थे, यानी कि कर नहीं लेते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कर मुक्त भूमि थी। और गुप्तकालीन जो शासक हैं, शासन के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? गुप्त काल के समय के प्रमुख अलग अलग डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे? राजस्व विभाग, उसके बाद है सेना विभाग जिसमें सैनिक होते थे, न्याय विभाग जिसमें न्याय दिया जाता था, लोकोपकारी कार्य विभाग जिसमें जो है लोगों के कल्याण के लिए जो है मतलब कार्य किए जाते थे, आरक्षी विभाग यानी पुलिस विभाग। ठीक है, जो पुलिस से रिलेटेड, या अगर कोई मतलब कोई व्यक्ति जो है अगर कोई अपराध करता है, ठीक है, जैसे रिपोर्ट लिखवाते हैं, उसी प्रकार से ये पुलिस विभाग होता था। राजस्व विभाग जो है राज्य महल से संबंधित विभाग होता था। आगे पढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजस्व प्रशासन की। जो राजस्व प्रशासन है, इसमें जो है जो व्यक्ति नगद कर वसूलने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें कहा जाता था हिरण्य सामुदायिक। और जो अधिकारी जो है अनाज के रूप में कर वसूलते थे उन्हें कहा जाता था औंद्रांगिक। अनाज के रूप में कर वसूलने वाले अधिकारी को औंद्रांगिक कहा जाता था। ठीक है, साथ में ही जो शिल्पी होते थे या वणिक का अर्थ होता है व्यापारी। और जो शिल्पी लोग थे जो कि हाथों से काम करते थे, शिल्पी लोग, उन्हें कर के रूप में
बेगार देनी पड़ती थी। बेगार का अर्थ क्या होता है? किसी को बिना पैसे से किसी से काम करवाना, ठीक है? तो उन्हें जो है कर के रूप में बेगार देना पड़ता था, यानी कि उन्हें मुफ्त में बिना पैसे से ही काम करना पड़ता था। जो शिल्पी लोग होते थे, जो हाथों से बनाते थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो हाथों से कुम्हार होते थे, ठीक है, लोहे का काम करते थे, मतलब जो हाथों से काम करते हैं लोग, उन्हें शिल्पी कहा जाता है। तो उन्हें जो है मुफ्त में ही मतलब काम करना पड़ता था बिना पैसों के, ठीक है, उसे कहते हैं बेगार, ठीक है, बेगार। जो व्यापारी वर्ग के लोग थे उन्हें भी मुफ्त में ही यानी कि बेगार देनी पड़ती थी बिना पैसों से। तो राजस्व प्रशासन में क्या था? जो अधिकारी नगद कर वसूल करते थे यानी कि कैश, ठीक है, अमाउंट। तो नगद कर वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था हिरण्य सामुदायिक, और जो अधिकारी अनाज के रूप में जो है यानी कि पैसा नहीं लेते थे, उन्हें अनाज चाहिए होता था, ठीक है, जैसे आपने लगान मूवी देखी हो गई, ठीक है। तो मतलब जो किसान था वह अपने खेत में जितनी भी फसल उगाता था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है मतलब राजा वर्ग के जो शासक वर्ग के लोग थे वह उन्हें उनसे जो है भूमि कर लेते थे, उनसे जो है मतलब अनाज के रूप में, ठीक है, टैक्स लेते थे, कर लेते थे। अनाज के रूप में जो अधिकारी जो है किसानों से मतलब टैक्स लेते थे यानी कि कर लेते थे, उन्हें कहा जाता था औंद्रिक। और जो वणिक थे यानी कि जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, और जो शिल्पी जो हाथों से काम करते हैं, उन्हें फ्री में ही काम करना पड़ता था बिना पैसों के, उसे कहा जाता है बेगार, ठीक है। और उस समय में जो है उस समय में उस समय भूमि करों की संख्या भूमि करों की संख्या बढ़ गई थी, यानी भूमि पे अब जो है ज्यादा ही कर लगाया जाता था। और जो वाणिज्यिक 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 करों की संख्या कम हो गई थी, यानी गुप्त काल में जो है भूमि पर अब जो है अलग अलग भूमि पे अलग अलग तरह के जो है कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे। और जो वाणिज्यिक कर थे यानी कि जो व्यापार पे कर लगता था, ठीक है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। अब पढ़ते हैं गुप्त काल के समय के कुछ करों के बारे में। गुप्तकालीन कर। तो गुप्तकालीन जो कर थे वह थे भाग। जो भाग होता था वह कुल उपज का 1/6 हिस्सा होता था। यानी जो किसान था उसने जो भी फसल उगाई थी, उसकी जितनी भी फसल पककर तैयार हुई है, ठीक है, उसका 1/6 भाग था, ठीक है, वह शासक वर्ग यानी जो राजा वर्ग के लोग थे उन्हें देना पड़ता था, ठीक है। दूसरा था भोग। भोग का अर्थ है राजा राजा को भेंट राजा को भेंट के रूप में यानी कि उपहार के रूप में लोग अगर फल, फूल और सब्जियां भेंट देते थे, ठीक है, तो उसे कहा जाता था भोग। तीसरा है उद्रंग। उद्रंग का अर्थ होता है, ये भूमि कर का ही एक रूप था। भूमि कर का रूप, जैसे भूमि पर कोई कर लगता था उसी का ही एक रूप था जिसे कहते थे उद्रंग। प्रणय। प्रणय जो प्रणय कर था यह ग्रामवासियों पर लगाया जाता था, यानी जो गांव में रहने वाले लोग थे उन पर यह कर लगाया जाता था। चारासन। चारासन कौन सा कर होता था? जो चरागाहों पे लगाया जाता था। चरागाहों
पर लगाया जाता था। अभी मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी। इसके बाद है ऊपरी कर रैयतों यानी भूमि के स्वामी पर लगाया जाता था। हल कर, जो कि हल पर लगाया जाता था। चाट, लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का कर। ठीक है, तो जो गुप्तकालीन कर थे उनमें जो है भाग कौन सा कर होता था? कुल उपज का, यानी कि जो किसान है उसने जितनी भी फसल उगाई है, ठीक है, उसकी जितनी भी फसल हुई है, उपज का अर्थ होता है फसल। तो किसान ने जितनी भी फसल उगाई है उसका 1/6 हिस्सा, यानी कि उसे 6 भागों में जो है बांट दिया जाता था। तो उसका जो 6वां हिस्सा था, एक हिस्सा था जो वह राजा के खजाने में देना पड़ता था, यानी जो शासक वर्ग के लोग थे, ठीक है, उन्हें देना पड़ता था 1/6वां हिस्सा कुल उपज का। उपज का मतलब होता है फसल जो भी उगाई है, ठीक है। उसके बाद है भोग। भोग कौन सा कर होता था? ये राजा को भेंट, अगर राजा को कोई जो है उपहार में देते हैं, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से मंदिर में जाते हैं, वहां पे भेंट चढ़ाते हैं, उपहार चढ़ाते हैं भगवान को इम्प्रेस करने के लिए। इसीलिए जो शासक वर्ग के लोग थे, यानी जो राजा लोग थे, उन्हें अगर कोई व्यक्ति जो भेंट देता था, फल फूल सब्जियां आदि जो है भेंट देता था, ठीक है, तो उस पर जो कर लगता था उसे कहते थे भोग। ठीक है, उसके बाद है उद्रंग। उद्रंग कौन सा कर होता था? भूमि कर का रूप। ठीक है, जो ये भी क्या है, एक भूमि का ही, जो भूमि पर टैक्स लगता था ना, जो, ठीक है, जमीन पर टैक्स लगता था, कर लगता था, उसी का ही एक रूप था जिसे उद्रंग कहा जाता था। उसके बाद है प्रणय। प्रणय क्या होता था? ग्राम वासियों पर लगाया गया कर। जो गांव के रहने वाले लोग थे उन पर जो कर लगाया था उसे प्रणय कहा जाता था। चारासन का अर्थ क्या होता है? चारासन वह कर था जो चरागाहों पर लगाया जाता था, यानी कि जो लोग जिन्होंने अपने घर पे पालतू जो जानवर रखे हुए थे, तो उन्हें चराने के लिए जब वह कहीं लेकर जाते थे, उन्हें चराने के लिए, ठीक है, घास वगैरह चराने के लिए लेके जाते थे, तो उसे क्या कहा जाता है? चरागाहें। ठीक है, तो उस पर भी जो है टैक्स लगाता था, टैक्स लगता था, जिसे कहा जाता था चारासन। उसके बाद है ऊपरी कर। ऊपरी कर किसे कहा जाता था? रैयतों को। ठीक है, ये रैयतों पर जो है टैक्स लगता था, जो भूमि के स्वामी होते थे, ठीक है, जिनकी भूमि होती थी, अपनी भूमि, उन पर ये जो है टैक्स लगता था, ऊपरी कर। उसके बाद है हल कर। हल कर कौन सा होता था? जो हल पर लगाया जाता था, जिन लोगों के पास हल होता था खेती बाड़ी करने के लिए, तो उन पर भी जो है टैक्स लगता था हल पर। ठीक है, उसके बाद है चाट। चाट कौन सा कर था? ये लुटेरों के द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का कर था, यानी कि जो लुटेरे वर्ग के लोग थे, ठीक है, तो उन पर भी जो है, उनके द्वारा जो व्यक्ति जो है, मतलब उत्पीड़न हुए हैं, यानी लुटेरों ने किसी का जो है सामान चोरी कर लिया है, ठीक है, तो उसके सामान की अगर कोई जो शासक वर्ग के लोग हैं उसकी खोजबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसका सामान मिल जाता है, तो उस पर भी जो है उसे टैक्स देना पड़ता था उस व्यक्ति को जिसका सामान जो है मतलब मिल गया वापस, ठीक है, जिसका चोर ने चोरी किया था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।